चलिए दोस्तों, तो पहले तो आप लोगों को सबसे पहले बता दो, इंटर के अंदर अभी आपके मन में सबसे बड़ी दुविधा चल रही होगी कि सर ओल्ड सिलेबस चेंज होगा या नया सिलेबस आएगा या ओल्ड ही चलेगा। सबसे बड़ी दुविधा शायद चल रही होगी आप लोग, चल रही है ना बेटा। आप लोगों ने फाउंडेशन एग्जाम दिया है और उम्मीद करता हूं अच्छा जाया गया होगा और आप लोग सब पास हो जाओगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक तो आईसीआई ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि भाई ओल्ड चलेगा या न्यू। आईसीआई की तरफ से नहीं आया। बाकी सारे मेंबर्स, काउंसिलर मेंबर्स ये कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में नया सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक आईसीआई ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। अगर आपका नवंबर 2023 का जो सिलेबस अगर नया आता है तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसकी डेट मैं आपको बताता हूं कब आएगा। उसकी डेट है 15 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में। अगर 15-16 जनवरी के बीच नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि मेरी बात काउंसिल मेंबर से होती रहती है, तो आपको नया सिलेबस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपका ओल्ड सिलेबस ही चलेगा। रिजल्ट से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आना है हर हालत में फाउंडेशन वालों का, राइट। अब अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें और न्यू की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या, हमारे लिए कौन सा बेनिफिट देता है? यही तो होता है ना सर, हम तो 8 पेपर पढ़े या 6 पेपर पढ़े, कौन सा फायदेमंद है सर? हम दुआ करें कि ओल्ड ही रहे, दुआ करें न्यू रहे। नहीं होता ना, होता है मन में तो क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कुछ खास नहीं है, चेंजेस उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। बस चेंजेस उन्होंने किया है कि जो पहले 8 पेपर आपको दिखते थे ना, 2 अकाउंट्स के पेपर हुआ करते थे, वो दोनों पेपर को मर्ज करके एक पेपर बना रहे हैं। तो उन्होंने मर्ज ही किया, बल्कि पेपर को फर्स्ट पेपर के साथ ऐड कर रहे हैं। और आज से कुछ साल पहले जब P1 होता तब यही रूल्स था कि अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट एक ही पेपर हुआ करता था। आज से कई साल पहले जब P1 था, आप तो बहुत छोटे होंगे, ठीक है, ठीक है, आप बहुत छोटे होंगे, ठीक है, तब ये था। लेकिन उसके बाद तो अलग कर दिया था। अब तो आईसीआई कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी ना भाई। आप भी तो घर में चेंज करते हो ना, क्या चेंज करते हो? अरे यार आप बेड इधर लगाए थे, आज सोफा लगाते हो। आईसीआई को कुछ नया चाहिए, क्योंकि पुराना देख देख के दोस्त बोर हो जाते नहीं। तो अब आईसीआई ने क्या किया, 8 पेपर को कम करके 6 पेपर के अंदर आपको कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर? 6 पेपर। अब 6 पेपर में आपको अच्छे से पता है, सर ने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था, ज्यादा मैं उस पर जाऊंगा नहीं। उन्होंने बताया था कि 6 पेपर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहले 3 पेपर, फिर बाद में। जो टैक्स है, सबसे बड़ा जो टैक्स है वो आपका ग्रुप 2 में जा रहा है, ग्रुप 1 की जगह ग्रुप 2 में जा रहा है। बाकी लॉ वैसी है, अकाउंट्स वैसी है और कॉस्टिंग वैसी है। मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएम का पेपर पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 पेपर में पढ़ाता हूं, ये 2 पेपर में पढ़ाता हूं दोस्तों, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इस पेपर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है, ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ सब, अब चैप्टर कितने ऐड किए कितने घटाए ऐसा भी कोई मेंशन नहीं है। अब जो मैं पढ़ाऊंगा नए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कॉमन के पॉइंट ऑफ व्यू, ओल्ड में भी वो कंपलसरी रहेगा और नए में भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं कौन से पेपर हट रहे हैं कौन से नहीं। तो जो मैं परसों क्लास लूंगा वो आपका कॉमन रहेगा, नए में आएगा तो भी चलेगा, पुराना आएगा तो भी चलेगा। तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। कॉस्टिंग और एफएम के अंदर आपका वही चलेगा, जो चैप्टर कंपलसरी है हर बार, चाहे वो ओल्ड रहे चाहे वो न्यू, हर हालत में वो चैप्टर रहेगा। तो हम शुरुआत वहां से करेंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या पैदा ना हो कि सर मैंने पढ़ लिया ओल्ड, ऐसा नहीं है। पूरा एनालाइज करने के बाद हम लोग वही पढ़ाएंगे जो कॉमन होगा। अब देखिए, इंटर में हमारे 2 ग्रुप हैं। सर ने सब कुछ बता दिया है कि रैंक लाने से क्या फायदा क्या होगा और रैंक कैसे आएगा, इसके बारे में ज्यादा दूंगा। मैं आपको इंटर के अंदर पढ़ाऊंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पेपर, और पढ़ाया जाएगा दोस्तों फाइनेंशियल। ये दोनों पेपर ना आपकी बिजनेस लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बिजनेस करना चाहते हैं तो ये दोनों पेपर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी तक आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते थे, चाहे आपने अकाउंट्स पढ़ा हो, चाहे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, चाहे आपने कोई, आप सोचते थे यार ये प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे अप्लाई होती है, हम तो सिर्फ किताबों में डेबिट क्रेडिट करते रहते नहीं। लेकिन कॉस्टिंग का जब पेपर पढ़ाया जाएगा तो आपको रियल लाइफ के एग्जांपल और रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है वो बताऊंगा मैं आपको, कि कैसे अप्लाई होता है और आपने अप्लाई किया हुआ लाइफ के अंदर, वो उस तरह से पढ़ाया जाएगा कि भाई ये रियल लाइफ में होता है और आप करते हो कि हाँ सर हम तो करते हैं यार। मान लीजिए एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर मैं कहूं कि भाई जमाल साहब ये टेबल आपको बनानी है, तो इस टेबल को बनाने के लिए जमाल साहब आपको क्या करना पड़ेगा? भाई लकड़ी लानी पड़ेगी और ये लोहा लाना पड़ेगा
ये हो गया ना, ये बेसिकली क्या हो गया, उसका बनाने के लिए रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद इसको बनाने के लिए कारीगर भी चाहिए आपको, तो वो क्या हो गया बेटा, वर्कर्स, तो लेबर होगी वो। इसके अलावा क्या रोड पे बैठ के बनाओगे टेबल को, सर किसी फैक्ट्री में तो बनाएंगे, किसी जगह में तो बनाएंगे, उस जगह का रेंट क्या हो गया, ओवरहेड हो गया। अब इन तीनों को ऐड करो, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट, यही तो करते हो। घर पे मान लो जमाल भाई का मन कर रहा है आज चलो शाही पनीर बनाऊंगा, जमाल कहेगा शाही पनीर तो बनाता नहीं हूं मैं, शाही पनीर बनाऊंगा, तो कुछ ना कुछ आइटम लाओगे ना, पनीर लाओगे, ठीक है भाई, टमाटर लाओगे, ग्रेवी बनाओगे, उसकी खर्चा करोगे ना। यही कॉस्टिंग के अंदर करना है। कि आप मेट्रो से आओ ना, अभी कुछ बच्चे मेट्रो से आओ, आप सभी मेट्रो से, आप कहां से किससे आओ बेटा, ऑटो से आओ, आप किससे आओ, हैं पास में ही हो आप, ट्रेवलिंग पैदल आए हो क्या है, अच्छा पैदल आए हो, कहीं वो रिक्शे से भी नहीं आए, अच्छा कहीं ट्रेवलिंग की होगी किसी से, रिक्शे कैब से की है। आप लोग मेट्रो से आए हो, कभी आपने दिमाग लगाया कि मेट्रो ने आपसे 40 रुपए क्यों लिया, 30 रुपए क्यों लिए, सोचा कभी मेट्रो ने कॉस्ट कैसे निकाली होगी, सर सोचा ही नहीं हम लोगों ने आज तक, कभी हमने तो कोई सोचा ही नहीं ना। बस यही कॉस्टिंग में करना है कि हमें मेट्रो वाले ने 40 रुपए चार्ज कैसे किए, उसने अपनी 40 रुपए का टोकन कैसे दिया हमें, या बस वाले ने हमसे 10 रुपीज क्यों लिए इतने डिस्टेंस के, या ऑटो वाले ने हमसे इतने पैसे क्यों लिए, किस बेस पे लिए। कॉस्टिंग में यही पढ़ना दोस्तों में, कुछ और नहीं है। आप कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, अपनी सर्विसेज दोगे ना, तो सर्विस का पैसा चार्ज करोगे ना, आप अपनी सर्विस का कुछ पैसा चार्ज करोगे, 1000 2000 3000, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग होता है, हर डॉक्टर का अलग होता है, हर डॉक्टर की फीस अलग होती है, किसी की 2000, किसी की 500, किसी की 200, किसी की 4000। क्यों होती है भाई, बताओ क्यों होती है, क्योंकि उसकी सर्विस, तो वो सर्विस की कॉस्ट कैसे निकालनी ये हमें पढ़ेंगे बस। ये बिजली वाले हमसे पैसे चार्ज करते हैं, टेलीफोन वाले हमसे चार्ज करते हैं, कैसे पैसे चार्ज करते हैं ये हम सीखेंगे किसके अंदर, कॉस्टिंग के अंदर। अब बात करते हैं एफएम की, बात करते हैं। एफएम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब पैसे का मैनेज कैसे करते हैं, पैसे का मैनेज कैसे करते हैं। भैया पापा लाते हैं पैसा, मम्मी को पकड़ा देते हैं, मम्मी क्या करती है, ले बेटा तेरी फीस, ले भैया राशन का बिल, ऐसे करते ना, करते ना। यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो हमारे घर से सीखते हैं हम लोग। अब यही कंपनी में अप्लाई करना है। अब कंपनी में हमारे पैसा, सबसे पहला काम होगा पैसा कैसे अरेंज करें, कहां से पैसा ले, कौन कौन से सोर्सेज हमारे पैसा लेने के, उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें जिससे हमारी वेल्थ इंक्रीज हो, मैक्सिमाइज हो सके, और हम कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद और फिर कंपनी में कैसे शेयर इश्यू करें, कंपनी के शेयर होल्डर को कैसे कैसे करें, और कैसे हम ईपीएस निकालें, और कौन सी किस तरह से इस रेशियो लगाएं, डिवेंचर कितने लें, इक्विटी कितने लें, प्रेफरेंस शेयर कितने लें, ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहां पे सिखाया जाएगा कौन सा बिजनेस रिस्की है और कौन सा बिजनेस कम रिस्की है। ये सारी चीज मैं आपको फाइनेंशियल के अंदर पढ़ाऊंगा। मतलब जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो आप जानते क्या बनेंगे, आप आधे बिजनेसमैन बन जाएंगे, आधे बिजनेसमैन बन जाएंगे। बस उसको एप्लीकेबल होगा फंड। फिर मैं आपको सिखाऊंगा बिना पैसे के कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, किस तरह से पैसा बिना लगाए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं आप, कौन से ऐसे बैंक है जो हमें पैसा देते हैं और किस रेट पे देते हैं और कितना देते हैं। ये फाइनेंशियल में आपको सिखाऊंगा चैप्टर के हिसाब से। यही है बेटा, रियल लाइफ की बात पढ़ते हैं कॉस्ट एफएम में। आज तक आपने हर सब्जेक्ट पढ़ा होगा लेकिन अप्लाई नहीं किया रियल लाइफ में। यहां पे हम अप्लाई करना सीखेंगे कि कल को आप जाओगे ना मेट्रो में या बस में, बता भाई ड्राइवर तेरा खर्चा निकाल दूं आज, टिकट कितने का दिया निकाल के दिखाता हूं तेरे को आज, ठीक है। कोई भी एस्टिमेशन निकालना आपको सिखाया जाएगा कॉस्टिंग के अंदर। पैसा शेयर कंपनी में कैसे लगाया जाएगा, कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाया जाएगा, कैसे डिविडेंड देंगे कब नहीं देंगे, ये सिखाया जाएगा। कब कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, वो सारी बातें किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। फाउंडेशन तो एकदम बकवास, असली पढ़ाई तो सीए की शुरू होती है इंटर के अंदर, क्योंकि फाउंडेशन तो 11-12 का मिक्सचर था ना भाई। आधा तो 11th ही भरा पड़ा था, थोड़ा 12th था, थोड़ा बहुत अजीबोगरीब बात थी नहीं, और कुछ तो था ही नहीं 11-12। लेकिन इंटर में आके बिल्कुल अलग है। अब इंटर में लोग क्या बोलते हैं, यार इंटर बहुत टफ है, इंटर बहुत टफ है, फाउंडेशन आसान है से बोलते ना, बोलते नहीं है कि मिलेंगे भैया इंटर, भैया सोच ले। मैं कहता हूं फाउंडेशन से आसान है इंटर। क्यों? इंटर में कुछ नई चीजें होती है, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है,
तो वो जोश से पढ़ता है। अब जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ते, इंटर में फेल कौन होता है? देखो मैं फर्स्ट टाइम से बोला और शुरू में मैंने फाउंडेशन बोला था कि जो रेगुलर स्टडी नहीं करता ना, जो कहता है आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, चल आप सर का होमवर्क पेंडिंग कर देता हूं, वो बच्चे एंड में कवर नहीं कर पाते इंटर के अंदर। फाउंडेशन तो एक बार आप कवर कर लेते हो, चलो भाई ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थे 2 पेपर और सब्जेक्टिव में अकाउंट्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इंटर के अंदर जो बच्चा रेगुलर स्टडी नहीं करता वो पास नहीं कर पाता बस। और वरना इंटर सबसे आसान है और सबसे ज्यादा इसी स्टेज में बच्चा रहता है, फाइनल से ज्यादा, क्योंकि फाउंडेशन जो जोश में आता है एकदम सोचता है मैं सुपरस्टार बन गया हूं, फाउंडेशन पास करके लगता है कि मैं तो सीए बन गया हूं। जब आप फाउंडेशन तो लगता है फीलिंग आती है मैं तो सीए बन गया हूं भाई साहब, मुझसे अच्छा तो कोई बच्चा ही नहीं है। वो जो उसमें 4 दिन कॉपी बनाएगा 5 दिन पढ़ना छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना। 2 बातों का ध्यान रखना, रेगुलर स्टडी। कहते ना कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी ना, खरगोश तेज भागता है फिर रुक जाता है, वो सो जाता है, वही होती है कुछ बच्चों के अंदर आदत। शुरू में भागेंगे बहुत, और तेरी आज ये सर क्लास, सर में को आता है, सर में को आता है, और रिजल्ट के बाद देखोगे वही ठुस्सी होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं धीरे 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 स्टडी करते हैं, रेगुलर करते हैं। लेकिन आप लोग बहुत से आप में से बहुत से बच्चे जिम जाते होंगे, देखते ना जिम जाने वाले बंदे, जो रेगुलर जिम जाता है उसी की बॉडी बनती है ना। जो एक दिन गया नहीं आज मार दूंगा सारे सेट, आज तो तोड़ दूंगा सारे डंपल, नहीं कभी देखा उसकी बॉडी बनते हुए? नहीं। वो कौन होते हैं? जिन्हें एक दिन का जोश होता है। और जो रेगुलर जिम जाता है उसी, वही चीज सीए के अंदर है। जो रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पक्का बनेगा। लेकिन जो सोचेगा नहीं भाई आज तेरा भाई सारे डंपल तोड़ देगा, पूरा वेट लगा दे चलना उठाना और अगले बिस्तर पे गिर जाएगा, नहीं वही हाल होता है कुछ बच्चों का। आज सर ने पढ़ाया नहीं, थोड़ा सा सर ये भी कर लिया वो भी कर लिया, 4 दिन की पढ़ाई खत्म, अगले दिन पढ़ाई नहीं। फिर आज माँ कसम मंडे से पढ़ूंगा, माँ कसम ट्यूसडे से पढ़ूंगा, आज तक वो माँ कसम खाते रहता है, पढ़ाई कभी नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं होता है आप लोगों का, हमेशा आज क्या है बुध, तेरा भाई मंडे से पढ़ेगा तेरा भाई, अब मंडे भी भैया छोड़ इस बार कोई पक्का माँ कसम मंडे से ट्यूसडे से पढ़ूंगा, कभी कल आया नहीं जिंदगी में आज तक आया। तो आप जितने भी बच्चे यहां बैठे हो, मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर हो। जब भी आपको कुछ पढ़ाया जाए वो आपको घर जाके बस करना है, थोड़ा टाइम निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम पागलों की तरह स्टडी करनी है। अरे स्टडी भी एक स्मार्ट स्टडी होती है। जिंदगी आपको ही जीनी है, यही जिंदगी पढ़ने की, यही कुछ बनने की, और यही जिंदगी जीने की भी है। अगर मान लो आप सारा जिंदगी सीए में लगा दोगे तो भैया कब घूमोगे? बुढ़ापे में कौन घूमता है? यही तो जवानी है। आपने टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है। आपको कुछ टाइम अपने फिजिकल वर्क पे भी देना है और कुछ टाइम पढ़ाई पे देना है। मैं ये नहीं कहता पागल देना पढ़ा लो यार, स्टडी स्मार्ट करो बट रेगुलर करो। तो एक टाइम टेबल शूटेबल बनाना है, उसको स्टडी के साथ करना है, ठीक है। और जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको सिर्फ घर जाकर रिवाइज करना है आपको, और उसके क्वेश्चन बना देना है, बस आपको ये करना है। मैं पूरे क्वेश्चंस कराता हूँ, मोस्ट ऑफ द हर क्वेश्चन में कराता हूँ क्लास में। मैं ये छुड़वाता ही नहीं हूँ कि बच्चे को पेंडिंग हो जाए होमवर्क, मैं क्लास में कराता हूँ, बस उसको घर जाके आपको रिवाइज करना होगा। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि जो इंटर में हमारा प्लान है पढ़ाने का, जो सिलेबस है वो पहले से डिफाइंड है कि कितनी क्लास में कौन सा चैप्टर्स कंप्लीट होगा, कब आपका टेस्ट होगा, वो डेट पहले से ही हमने स्पेसिफाई कर दी है। इसी डेट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, इसी डेट के हिसाब से क्लास करेंगे, और आपको पता रहेगा कि मेरा टेस्ट इस डेट को होने वाला है। तो इंटर में पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग कॉस्ट पढ़ने वाले हैं और एफएम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कॉस्ट के सिलेबस के बारे में, कितने चैप्टर्स हैं और कितने लेक्चर्स लगते हैं। दिख रहे हैं आप लोग? ये आपके पास एक ये आ गया शेड्यूल, किस तरह क्लासेस होंगी। मतलब मान लो पहली क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट होती है, बेसिक की बात की जाए तो बेसिक में लगेगी कितनी क्लास? 2 क्लास। बेसिक क्या होता है? बेसिक मतलब कॉस्टिंग क्या होती है, कहां से आई थी, कब इसका जन्म हुआ था, इसके पिताजी कौन थे, पता नहीं इकोनॉमिक्स में आप लोग, और क्यों लाई गई कॉस्टिंग, क्या इसके पीछे ऑब्जेक्ट था, क्यों बनी है। उसके बाद चैप्टर, जो मैंने बताया कि टेबल बनाने में लगेगा, मटेरियल लगेगा, वो पूरा एक चैप्टर है। लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट को कहते हैं, ओवरहेड उसको कहते हैं। फिर ये चैप्टर्स दिया है कि इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, ऐसे 4 लेक्चर्स। तो हर चैप्टर के साथ ये टोटल 65 लेक्चर्स हमारे लगने वाले हैं। लगभग 4.5 महीने की बात मैं करता हूं, 65 लेक्चर लगेंगे। अब इस लेक्चर्स में टेस्ट की डेट है, टेस्ट में 1 और 2 चैप्टर आएगा पहले, फिर 3 और 4 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा,
ठीक है, ये चैप्टर का आपका टेस्ट का डेफिनेशन है पहले से। फाउंडेशन में डिसाइड करना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में जो होता है चैप्टर्स क्या होता है वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे, कुछ नालायक बच्चे होते हैं धीरे पढ़ते हैं, कुछ स्लो बच्चे होते हैं। तो यहां पहले से हमारा प्री डिसाइडेड है। अब हर यहां में नोट क्या है कि जब हम प्रीवियस के जो क्वेश्चन हुए स्कैनर होता है वो हम चैप्टर के साथ ही करते हैं यहां पे, क्योंकि यहां पे पेपर ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं आईसीआई की साइट पे। फाउंडेशन में ऐसा नहीं था क्योंकि मैथ्स का पेपर अपलोडेड नहीं होता। तो यहां पे जो क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के वो ऑलरेडी मेन लेक्चर्स में हम कवर कर लेते हैं कि भाई पहले चैप्टर कराया, उस टॉपिक को करा, उस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस आए वो सारे हमने कवर कर दिए। नहीं, मैं बताता हूं इसमें कॉस के अंदर केवल बहुत आसान चीज है। कॉस सबसे आसान सब्जेक्ट होगा आपका। अगर देखो मैथ जो बच्चे होते हैं सर कॉस्ट में मैथ होती है, मैथ नहीं होती। एक्स और वाई की दो इक्वेशन को सॉल्व करने को कभी कभी आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। 4x + 3y = 10 ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना इसमें कुछ भी सीक्वेंस लगेगा, ना एपी ना जीपी ना पीएनसी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना इंटीग्रेशन ना डेफिनेशन, कुछ भी नहीं है ऐसा। इसमें थोड़ी झलक दिखेगी आपको इकोनॉमिक्स की, इसमें थोड़ी झलक दिखेगी अकाउंट्स की। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की तरह से इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाने वाले, बहुत आसान होगा। उसके बाद हर लेक्चर्स आपका इस बार 2.5 घंटे का होने वाला है क्योंकि इंटर लेवल में पहुंच चुके हैं आप लोग। उसके बाद क्विक रीजन होगा आफ्टर कोर्स, MTP1 और MTP2 करेंगे आफ्टर रिवीजन। फिर 4 इस बार 4 पूरे 100 नंबर के टेस्ट मैंने डिफाइन किए। ये पूरा जो कॉस्टिंग का जो सिलेबस है मैंने बताया 4 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 4.5 महीने से ज्यादा में कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट का सिलेबस आपका ये हमारा, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, MTP हो जाएगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। कुछ भी बातें नहीं रहेंगी, सब कुछ कवर अप हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इंटर के अंदर प्री प्लान होता सब चीजें। फाउंडेशन बच्चा छोटा होता है, उसे पता ही नहीं होता। इंटर में आने का आप मैच्योर हो चुके हो, आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो और आपको क्या करना है। तो ये शेड्यूल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पे लेक्चर चलेंगे, डिसाइडेड है। अगर कोई बच्चा एक आध क्लास मिस करता है तो समझ जाए कि मेरी कौन सी क्लास मिस हुई है, कौन सा टॉपिक चल रहा होगा हमारा। ये पूरा लेक्चर डिसाइडेड है, टेस्ट भी डिसाइडेड है पहले से। यहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज चलने वाला है। 1% किसी दिन तबीयत खराब हो गई हमारी या कोई हादसा हो सकता है किसी के साथ भी, वो अलग बात है, बट ये प्री डिसाइडेड है और इसी शेड्यूल पे चलेगा। 4.5 महीने में मैं कॉस्ट भी खत्म करा दूंगा आपको, FM भी खत्म करा दूंगा। अब FM का शेड्यूल क्या होगा? FM में ओल्ड सिलेबस में इकोनॉमिक्स थी, लेकिन न्यू सिलेबस में FM में इकोनॉमिक्स नहीं है। FM के साथ आया SM, स्टैटिक मैनेजमेंट। अब इसका भी शेड्यूल है हमारे पास, FM का भी एक शेड्यूल है हमारे पास। आप ध्यान से अगर देखें तो ये देखिए, मैंने FM और इको का भी शेड्यूल आपको बना के दिया हुआ है। इसके भी लेक्चर्स और इसके भी टेस्ट पहले से डिसाइडेड है। ये सारी चीजें आपकी डिसाइडेड है। ये पूरा लेक्चर्स आप डिसाइडेड है। इस तरह से FM के लेक्चर्स चलेंगे आप लोगों के, ठीक है बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आप लोगों को PDF तो मैं भेज दूंगा, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है और किस तरह से आपको, आप में से जिस बच्चे को थोड़ा सा भी प्लस माइनस में मजा आता होगा ना, प्लस माइनस करने में मजा आता होगा। अच्छा, एक चीज और है, फाउंडेशन में 100 नंबर लाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन इंटर में 100% 100 नंबर आ चुके हैं कई बच्चों के। इंटर में कई बच्चों के 100 में 100 नंबर आ चुके हैं, कॉस्ट में भी और FM में भी और अकाउंट्स में भी और एडवांस अकाउंट्स में भी। तो इंटर में भी वही स्कीम एप्लीकेबल है और इंटर में मेरे कई स्टूडेंट के 100 में 100 नंबर आए हैं। तो इस बार आपको भी मौका, अगर 100 नंबर आप लाते हो कॉस्ट FM में तो 1 लाख रुपीस मेरा ये प्रपोजल आपको है। कॉस्ट में आए तो 1 लाख, FM में आए तो 1 लाख। फाउंडेशन में लाना डिफिकल्ट है, आज तक किसी के नहीं आया 100 नंबर, लेकिन इंटर में तो प्रपोजल है, मैं बोल रहा हूं 1 लाख रुपए अगर आप लाते हो तो। और इंटर में तो कई बच्चों के आए, मैं दे भी चुका हूं, इंटर में आ जाते हैं, क्योंकि इंटर में मार्क्स नहीं करते, नो नेगेटिव मार्किंग और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था। ऑब्जेक्टिव पेपर
नहीं आता इंटर के अंदर। और इंटर में 800 मार्क्स पूरा सब्जेक्टिव। हाँ मैं बताता हूँ, पूरा डिटेल बताता हूँ आपको क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ अभी आपको। अगर आपके 8 पेपर है तो उसमें जो थ्योरी के जो फर्स्ट ग्रुप के पेपर हैं, 2 पेपर जिनका नाम है आपका लॉ और टैक्सेशन। लॉ और टैक्सेशन में 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, विदाउट नेगेटिव मार्किंग 30 नंबर के, और बाकी 70 नंबर का सब्जेक्टिव है। इस तरह से ग्रुप 2 के अंदर 2 पेपर्स हैं, ऑडिट और सिलेबस की बात कर रहा हूं, और EIS और SM। इसमें भी 30 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट नए सिलेबस में अगर ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी 30 नंबर के। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं पता कि ओल्ड रहेगा या न्यू रहेगा, तो मैं आपको दोनों स्कीम बता रहा हूं कि ओल्ड और न्यू कुछ खास फर्क नहीं है, केवल पेपर को ऐड किया गया है और एक अकाउंट्स और उसको ऐड कर दिया गया है। बस एक टॉपिक EIS और इको ये हटे हैं, EIS और इको, SM FM के साथ आ गया है, बाकी कुछ भी नहीं हटा। और अब सुनिए, अगर आप लोग 10 जनवरी को हमारी क्लास होगी, मतलब मेरी क्लास होगी 9 जनवरी को, मंडे को मेरी क्लास होगी, 9 जनवरी को हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो 9 जनवरी से करीबन 4.5 महीने लगा लीजिए सब कुछ खत्म करने में। MTP रिवीजन दोनों सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे। 4.5 महीने कब आते हैं जनवरी से? जनवरी से फरवरी 1, फरवरी से मार्च 2, मार्च से अप्रैल 3 और मई। मई के एंड होते होते या जून के स्टार्टिंग में आपका खत्म हो जाएंगे 8 पेपर। क्या बचता आपका? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है आपको रिवाइज करने का, बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। लेकिन हां, कोई जनवरी ज्वाइन नहीं करता, फरवरी में आता है तो उसका 1 महीने आगे पहुंच जाएगा। कोई फरवरी नहीं आता, मार्च आता है तो उसका 1 महीने और आगे पहुंच जाएगा, फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप मन में जो बच्चा आपको बोले कि हमारा इंटर बहुत टफ है, तो उससे एक बात बोलना, भाई इंसान की स्टडी पे फर्क पड़ता है, मैं और तू भी तो अलग अलग है, हो सकते नहीं तेरे टफ हो मेरे नहीं आसान हो। कोई काम टफ नहीं होता और कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता। इम्पॉसिबल में क्या होता है? पॉसिबल छुपा होता है ना, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल है आई एम पॉसिबल, उसकी स्पेलिंग देखो क्या होता है, इम्पॉसिबल का आई एम पॉसिबल, मैं उसको पॉसिबल कर सकता हूं, तो आप तो पक्का कर सकते हो। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा और जो मैं अभी भी कहता हूं, हमेशा कहता हूं, फाइनल वालों को भी कहता हूं, फाउंडेशन वालों को भी कहता हूं और इंटर वालों को कहता हूं, बेटा रेगुलर स्टडी ही आपको स्टार बनाएगी। अगर आप रेगुलर रहोगे और रेगुलर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इंटर में फाउंडेशन जैसे मजे लिए तो फिर इंटर आपसे मजे लेती है, फिर इंटर आपसे मजे लेती है, क्योंकि इंटर का कोई भी टॉपिक फाउंडेशन जैसा नहीं होता है। इंटरेस्टिंग होता है, डिटेल्स में होता है, और एक बार मिस होता तो दिक्कत आती है। खासकर टेक्स्ट की क्लास मिस करी तो जिंदगी झंड फिर भी घमंड, क्योंकि लिंक बहुत ज्यादा होता है। मैं पहले बता के चल रहा हूं, हम चारों पेपरों में सबसे बड़ा सिलेबस टेक्स्ट का होता है। टेक्स्ट का पेपर बहुत बड़ा सिलेबस होता है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में 4.5 से 5 से ज्यादा महीने नहीं लगते, 4.5-5 महीने लगते हैं एटलीस्ट खत्म करने में। और यहां पर इस बार, हर बार ही हम इंटर में ऐसे करते हैं कि आपको जो चैप्टर कराएंगे साथ में उसका स्कैनर कराते हैं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन और MTP साथ ही कराते हैं, बात के लिए कोई झंझट नहीं रखते, क्योंकि इंटर में क्या होता है कि बाद में नहीं हो पाता, बच्चा खुद डिप्रेशन में आ जाता है ना कि 8 सब्जेक्ट पढ़ने, 4 तो पढ़ना पाए फाउंडेशन में, 8 कैसे रिवाइज करेंगे, नहीं, कई बार ऐसा होता है। तो फिलहाल आप लोग आने वाले 8 महीने या 4-5 महीने नो शादी, नो बिहा, नो घूमना, सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना। क्योंकि अगर आपने आने वाले 5 महीने अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आपने आज पढ़ लूंगा, ठंड बहुत है, कल गर्मी बहुत है, परसों कुछ ठंड भी तो बहुत ज्यादा हो रही है ना, तब बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, तब
कुछ कच्छो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली मैं आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो आप पूछिए पहले। और हाँ, अब पढ़ना कैसे है, आपको फिलहाल केवल एक मोटी सी कॉपी कॉस की बनानी है और एक एफएम की बनानी है। इसमें कोई अलग से ट्रिक नहीं होती, कॉन्सेप्ट होते हैं और साथ में क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको अलग कॉपी नहीं बनानी, बस ये काम कर सकते हो, एक कॉपी क्लास की और एक कॉपी घर की। अच्छा, कॉस्ट में 100 नंबर लाना चाहते हैं सर, हम क्या करें? एफएम में 100 लाना चाहते हैं, क्या करें? कुछ मत करो, हर बच्चे के 100 नंबर आते हैं कॉस्ट एफएम में। मैथ नहीं है ये, मैं पहले बता रहा हूं, ये बिल्कुल अकाउंट्स की तरह से होता है। क्या करें? अगर आप कॉस्ट में 100 नंबर लाना चाहते हैं, 3 टाइम्स फुल रिवीजन, 3 बार आप रिवीजन कर लो, 100 नंबर आ जाएंगे। 3 बार रिवीजन करना है। एफएम में चल जाएगा 2.5 बार, क्योंकि एफएम का जो क्वेश्चन होता है छोटे होते हैं कॉस्ट से, कंपनी से, तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे। और एक बार से काम नहीं चलेगा, इंटर में 3 टाइम्स रिवीजन मानना पड़ेगा, तब आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप 3 बार रिवीजन करते हो उस सब्जेक्ट का, और रिवीजन ईमानदारी से, ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं, लिख के प्रॉपर, आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लिखना है, कीड़े मकोड़े नहीं मारने हैं, फाउंडेशन में कैलकुलेटर पे आगे आंसर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्टिव पेपर था। क्या है? सब्जेक्ट। हर एक लाइन का वर्किंग नोट के साथ डिस्क्राइब करना है आपको, तभी आप 100 नंबर ला पाओगे। और जिस बच्चे को पास होना इंटर में बहुत आसान है, कोई भी 4 पेपर या 3 पेपर पकड़ लो जिनमें 60 से प्लस आने चाहिए आपके, आप आराम से ग्रुप निकाल जाओगे, आपका एग्रीगेट बन जाएगा। 60 से प्लस लाओ, बाकी में 40 भी लाएगी, चलेगा, आपको एग्रीगेट निकालना है ना, खत्म बात। कोई 3 या 4 पेपर पकड़ लो जिसमें 60 प्लस आ जाए आपके, बाकी 40 सही लोगे तो ही पास हो जाओगे आराम से आप। कोई भी 4 पेपर पकड़े ना, प्रैक्टिकल है चाहे थ्योरिकल, जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो और आपको लगता हो कि मुझे इसमें अच्छे और आ सकता हूं, वो पकड़ लेना। अब फाउंडेशन की तरह, मैथ्स की तरह, जैसे फाउंडेशन में कईयों को मैथ्स लगता है, इंटर में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सब कुछ नया नया है। ऐसा नहीं है कि मैंने 11th में मैथ नहीं पढ़ी सर, 12th में मैथ नहीं पढ़ी, 10th में मेरे को तो आते ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इंटर में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपके मन में अगर कोई, देखो आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, तो पूछो बेटा, कोई भी क्वेरी है बेटा, कुछ भी मन में कुछ कर रहा हो कि सर मेरे डाउट चल रहा है, मन में बताओ, कोई भी रिलेटेड टू सब्जेक्ट नहीं, रिलेटेड टू अदर्स, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ और बात में पूछना, बोलो दोस्तों, कोई भी पूछ सकते हो। क्या नाम है आपका? कनिष्क भाई, आप पूछो, कोई भी मन में पूछो, अगर लग रहा है कि मैं पूछना चाहिए, सबसे डाउट क्लियर हो जाए मेरे को। हाँ, यस, अगर आप मान लो फर्स्ट ग्रुप दिया और आपके पास होने के लिए चाहिए कितने नंबर? भाई 400 का नंबर होता ना, आपको 200 चाहिए, आपको 200 नहीं आते, और मान लो आपके अकाउंट्स में 60 आ गए, कॉस्ट में 60 आ गए। अब अगर इन दोनों में 60 आ गए तो आपको दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 2 ही पेपर देने पड़ेंगे ग्रुप 1 के। लेकिन काउंटेबल कितने नंबर होंगे? ये 50-50 काउंटेबल होंगे, आपको 100 नंबर अभी लाने पड़ेंगे दोनों पेपरों में। ये एक समस्या है। एग्जामिनेशंस आपने ले ली तो आपका वो 60 काउंटेबल नहीं होंगे, वो 50 ही काउंटेबल होंगे। पास होने के लिए आपको 100 नंबर चाहिए होंगे। और पूछो मन में कोई समस्या? मैक्सिमम 2-2 पेपर में एग्जामिनेशन मिल सकती है। अगर 3 में 60-60 लिया है, ऐसा नहीं कि 3 छूट जाएंगे, नहीं, 2 ही एग्जामिनेशन मिलेंगे आपको चारों में से मैक्सिमम। 2 फर्स्ट ग्रुप में, 2 सेकंड ग्रुप में। कोई कह रहा मैं तो साल तीनों में आ रहा हूँ 60-60, एक में फेल होगा कोई दिक्कत नहीं, एक दूंगा अगली बार, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 2 देने पड़ेंगे। वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, आप कौन से को छोड़ना चाहते हो, कौन से को रखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी। और बोलो बेटा, कोई भी क्वेरीज, कोई भी मन में डाउट्स, बस। हाँ बेटा, कुछ पूछना है? ग्रुप 1 में मतलब 4 सब्जेक्ट में 60-60 आ गए और ग्रुप 2 में 40-40 नहीं तो मतलब पास होगा। हाँ, अगर मान लो ग्रुप 1 में आपके 190 आए, ग्रुप 1 में आप तो फेल, अगर सिंगल ग्रुप दोगे, और ग्रुप 2 में आ गए आपके 210, दोनों मिलाके कितना हो गए? आप पास हो जाओगे। लेकिन बशर्ते मिनिमम 40 नंबर होने चाहिए ईच पेपर, ईच पेपर 40 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप ग्रुप 1 भी
पास मानोगे, ग्रुप बोथ ग्रुप पास मानोगे। यानी कि सर मैं 190 तो हो गया लेकिन एक में 40 ही नहीं आए, 30 आए थे, वो पास हो जाऊंगा सर? नहीं, मिनिमम 40 तो होना ही चाहिए। एग्रीगेट आपके 400 आ जाए आप पास, चाहे 180 एक में आ जाए, 160 एक में आ जाए, 240 आ जाए, लेकिन मिनिमम 40-40 तो होना चाहिए ईच पेपर। और बोलो बेटा कोई मन में क्वेरीज हो, कोई भी क्वेरीज, कोई क्वेरीज है, कुछ भी लग रहा हो कि सर ये क्या रिजल्ट रहता है आईसीआई का, क्या नहीं रहता है, ऐसे मन में कुछ क्वेरीज? देखो बेटा सर दोनों ग्रुप लेना चाहिए, मैं बताऊं बोथ ग्रुप देना चाहिए। बोथ ग्रुप देने से क्या रैंक आती है, बिग 4 फॉर्म में चांस मिलता है। बोथ ग्रुप देने से क्या होता है, मान लो आपने एक ही ग्रुप दिया, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ समस्या पैदा होगी तो फिर समस्या, फिर अगली बार अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। नहीं, अरे अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लगाओ बस, उसमें ना टेंशन यार। पहली बात 6 महीने लेट सीए बनोगे, उसके बाद कम से कम आप ना 6 से 10 लाख का नुकसान करोगे पैसे का, क्योंकि 6 महीने लेट सीए बनोगे तो 6 महीने की सैलरी का नुकसान नहीं हो गया आपको, वो भूल जाते हो। एक ग्रुप देने से 6 लाख का नुकसान कर रहे हो, वो नहीं याद है, वो पैसे में याद रहेगी सर। अब एक ग्रुप देने से 6 लाख का, और जितने भी बंसल गुप्ता जी होते ना, इनके तो खून में होता है सीए बनना, मैं बता दूं ये बात। मोस्ट ऑफ द देख लीजिए आप, मोस्ट ऑफ द, अगर 100 बच्चों ने सीए का एग्जाम दिया है और उसमें से 70 बच्चे अगर गुप्ता जी है तो 60 बच्चे तो पास हो ही जाते हैं। बंसल हो, गुप्ता हो, इनके ब्लड में ही होता है ना कैलकुलेशन वाली बातें। तो देखना आप जितने भी देखना, मोस्ट ऑफ द, मैं एक बात कॉमन बात करूं, मैं नहीं कह रहा कि हम और आप नहीं बन सकते, बट मोस्ट ऑफ द इनके ब्लड में ही होता है। बचपन से बोला जाता है बेटा प्लस करना है, 4 + 5 9 बनाना है, 9 को 12 कैसे बनाओगे बताओ, वही सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बता पाओगे ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कुछ नहीं सोचना, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और सबसे ज्यादा जो भ्रमित करते हैं आजकल, यूट्यूब पे आप जो लिखते हो देखते हो, यूट्यूब पे ऐसा ऐसा थंबनेल बना के डालते हैं लोग, हो ये होने वाला, बच्चा कहेगा खोल के, उसमें हुआ कुछ और नहीं, अब बच्चा बेचारा देख लिया ये क्या है, ब्रेकिंग न्यूज, आईसीआई ने ये अनाउंसमेंट, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की अभी तक आईसीआई कोई नोटिफिकेशन, लेकिन ऐसे ऐसे दावे करे जा रहे हैं, ये हो गया, हम भी देखते हैं। अच्छा, जब तक आईसीआई की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आए, हम किसी को ट्रू नहीं मान सकते। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर को हम जानते हैं जो इतना झूठ बोलते हैं, अगर यूट्यूब पे भरोसे जाओगे ना तो आधे से ज्यादा झूठ ही मिलेगा आपको। कहते नहीं कमाई के इतने करोड़ रुपए कमाओ, भाई तू क्यों नहीं कमा रहा भाई, तो हमें बता रहा तू क्या नहीं कर रहा, बिजनेस वाला बिजनेस नहीं बोलते कि ये बिजनेस करो, ये करो, वो करो, बन जाओगे। तो भाई सब तो फिर दुनिया ही बन जाएगी, तो करीब कौन रहेगा दुनिया में, कौन रिक्शा वाला चलाएगा, सब तो सब अमीर ही बन जाएंगे। ये आसान नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं। और हम लोग भी टाइम पास करते हैं मेट्रो में यूट्यूब देख देख के। तो फिलहाल हमारे पास ये था कि ये हमारा वो है, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते थे, मैंने आपको दे दिया, ये मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके हिसाब से इतने चैप्टर्स भी हैं आपके, और 100 नंबर। अच्छा एक बार कॉस्टिंग का पेपर आता कैसे और एफएम का पेपर कैसा आता है, मैं डिस्क्राइब करता हूं एक बार 5 मिनट के अंदर, फिर प्रकाश सर आने वाले, लॉ वाले सर आपके और ऑडिट वाले सर। देखिए एफ कॉस्ट का जो पेपर आता है ना, कॉस्ट का पेपर आता है 6 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में होते हैं 4 पार्ट, ए बी सी डी, और हर पार्ट कितना होता है 5 नंबर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, 20 नंबर का, 20 नंबर का कंपलसरी है, और उसमें कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं होता, सारे प्रैक्टिकल होते हैं। और कौन से होते हैं वही बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा चैप्टर। उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। हमें टोटल करने होते हैं 5 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होते हैं 5, आते कितने 6। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल आता है। कॉस्टिंग में थ्योरी, लास्ट क्वेश्चन आता है वो भी चॉइस में, वो भी चॉइस में आता है। इस कारण मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 100 नंबर ला सकते हो। चॉइस होती है, वो भी किस चैप्टर जाती है, फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी आती है, और बेसिक प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होती है इसके अंदर। जैसे अकाउंट में थ्योरी नहीं होती है, शेयर्स क्या होते हैं, ये सारी कॉस्टिंग में, कॉस्ट में क्या होती है, क्या उसके बनाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी का था, प्योर थ्योरी आती है, 5-5 नंबर के लास्ट क्वेश्चन होते हैं। अब चाहो तो उसको छोड़ दो, सारे प्रैक्टिकल कर लो, या एक प्रैक्टिकल छोड़ दो, एक थ्योरी कर लो। तो टोटल आते हैं 6 क्वेश्चन, करने कितने होते हैं 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, आपको चॉइस 2 से लेके 6 क्वेश्चन में करनी है, कोई से 4।
5 में से कोई से 4 क्वेश्चन। एफएम के अंदर अभी तक का जो ओल्ड सिलेबस है उसमें 60 नंबर का एफएम है प्रैक्टिकल, 40 नंबर की इको। अब इको वो मत सोचना जो आपने 11 12 में पढ़ी थी, माइक्रो मैक्रो डायग्राम डिमांड सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इसके अंदर और थोड़ा सा नेशनल इनकम के बारे में, मैक्रो के बारे में थोड़ा सा। 40 नंबर की इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आता, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और एफएम के अंदर भी वही रूल्स है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी 6 में से कोई से 5, ठीक है, लेकिन वेटेज कम होती है, वही प्रैक्टिकल होते हैं। एक आध कभी थ्योरी आ गया तो आ गया। इकोनॉमिक्स में 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, नेशनल इनकम, डिस्पोजल इनकम, पर्सनल इनकम, पढ़ी ना आप लोगों ने थोड़ी वो। फिर आता है बाकी 25 नंबर के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आती है, मार्केट फेलियर, मार्केट वाली मार्केट नहीं जो आपने पढ़े, मोनोपोली ओलिगोपोली वाली नहीं है, क्योंकि सोचो कि वो तो रट्टा पड़ी है मुझे, वाली इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। मार्केट फेलियर क्यों होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, तो थोड़ा सा लॉ भी है उसके अंदर अलग से। इकोनॉमिक जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स है ना बीकॉम की आपकी, तो उससे मैच करते हुए इकोनॉमिक्स है आपकी, ठीक है। ये है आपका पेपर का पैटर्न। तो इस तरह से पेपर आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं फाउंडेशन से ज्यादा नंबर इंटर में आते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में ना पेपर में कई बार कई क्वेश्चन गलत देते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन गलत ही देते हैं आईसीए वाले, मैथ्स के पेपर में 2-4 क्वेश्चन गलत ही देते हैं वो, और एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी देते हैं वो। तो 100 नंबर लाना, लेकिन इसमें सारा पैटर्न आईसीआई पैटर्न पे आता है पूरा। और आईसीआई की मॉड्यूल फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको। आईसीआई इसमें यहां मेरी खुद की बुक्स है, खुद की लिखी हुई बुक्स है जो आपको मिलेंगी। कॉस्टिंग की बुक 900 पेज की कॉस्टिंग की बुक है, ठीक है, मेरी खुद की बुक। आईसीआई की बुक के अलावा मेरी खुद की बुक से लिखी हुई है, मैं खुद लिखता हूं, मेरी बुक मार्केट में बिकती है एफएम की कॉस्ट की बुक्स, खुद ऑलरेडी है मेरी बुक्स। 15 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं मैं, और मेरी खुद ऑलरेडी मार्केट में बुक्स हैं, ठीक है। मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा आप लोगों को, फिलहाल मैं आपको तो अपने आप से दूंगा, ठीक है, वो बुक्स है, राइट। तो ये खुद की बुक्स लिखी हुई है, उसमें क्या है, अगर कोई बच्चा मेरी बुक से पढ़ना चाहता है सेल्फ स्टडी तो भी कर सकता है। इतनी डिटेल में मैंने बुक्स लिखी हुई है कि अगर कोई आईसीआई मॉड्यूल सारा कवर्ड है। आईसीआई मॉड्यूल तो बच्चा उसके सामने, अगर आईसीआई मॉड्यूल में 4 क्वेश्चन है, मेरी बुक में 40 क्वेश्चन है, और उसमें इतनी डिटेल्स में मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की है कि आप कहोगे सर ये क्या ऑब्जेक्टिव पे आते थे, यहां तो पूरा एकदम भरमार डिटेल भरी पड़ी है। हर एक चीज को वर्किंग मोड बना के मैंने उसमें सॉल्व किया, और हर क्वेश्चन सॉल्व है उसके अंदर, मेरी बुक के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं सेम एग्जाम्पल बेस। मतलब मैं कराऊंगा बाद में, जब आप आओगे कंटिन्यू करोगे तो मैं आपको बुक्स दे दूंगा वो, ठीक है। तो पहले हम आईसीआई बुक को करेंगे, साथ में हमारी बुक कवर करेंगे, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो एक एक चैप्टर्स में टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। ये 2 क्लास में खत्म होना चैप्टर्स नहीं है कि आया और कर दिया जय माता दी वाला, तो इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब फिलहाल मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके जो सर हैं जो लॉ और ऑडिट पढ़ाते हैं, मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, जो आपको इंटर में लॉ और ऑडिट पढ़ाएंगे और EISM पढ़ाएंगे। 3 पेपर्स वही पढ़ाते हैं। यंग एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा यंग है, आप लोगों की ज़्यादा बड़े नहीं है आपसे एज में, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ाने का, बहुत डैशिंग पढ़ाते हैं। तो प्रकाश सर को मैं बुलाता हूँ। सर प्रकाश सर को भेज दो। हाँ, मेरा तो बहुत देर हो गया ना, क्योंकि ये फर्स्ट इंटरेक्शन है और आप लोगों ने मेरे को पहली बार देखा है, पहली बार ही देखा है ना? मैं पहले देखा हूँ। अच्छा, पहले आप देख चुके हो, कहाँ पे? यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे देख चुके हो, फ्रॉम द आरके जी। अच्छा, ठीक है। तो वैसे तो बेटा मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था फॉर द लॉ। मैं बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के साथ जो पेपर डिस्कस करूंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 पेपर। 3 पेपर के लिए मैं आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपको पता होगा सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप हैं, कम ऑन यस नो। ये जो 2 ग्रुप हैं बेटा, इसमें ग्रुप 1 में मैं आपके साथ जो पेपर देखूंगा वो पेपर का नाम होगा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ये पेपर का टेक केयर करना, मेरा नाम इसको शॉर्ट में बेटा कॉर्पोरेट लॉ कहा जाता है, वैसे ऑफिशियल इस पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। सिलेबस वगैरह के बारे में सब कुछ मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन डाल रखा है यूट्यूब पे, और आरके जी के जाके आप पराग सर 2.0 मींस पराग गुप्ता 2.0 पे जाके आप देख सकते हो ऑलरेडी। और जो आपका ग्रुप 2 है, उस ग्रुप 2 में आपके 2 पेपर हैं। एक पेपर का नाम है बेटा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसको आप लोग शॉर्ट में ऑडिटिंग कह सकते हो, और दूसरा पेपर जो है उसका नाम है EIS एंड SM। वैसे तो न्यू सिलेबस में ना EIS वाले पोर्शन को हटा के और केवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पोर्शन को डाला गया है। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली आपके FM का पोर्शन बनने वाला है, FM एंड SM का, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग मेरे साथ इस पूरे के पूरे इंटरमीडिएट जर्नी में बेसिकली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 पेपर। 3 पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट लॉ होगा,
ग्रुप 2 में आपके साथ एक ऑडिटिंग फुल फ्लेज पेपर होगा 100 मार्क्स का, और उसके बाद ये एसएम वाला पोर्शन होगा। हालांकि अभी तो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल ड्राफ्ट करके नहीं दिया है, लेकिन जब मॉड्यूल ड्राफ्ट करेगा तभी एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि कितने पार्ट एफएम में रखा है, कितने पार्ट एसएम में रखा है। लेकिन हां, प्रोबेबली ऐसा देखने में लग रहा है कि एफएम बेटा 50 मार्क्स के लिए रखा जाएगा, और प्रोबेबली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आपका 50 मार्क्स के लिए रखा जाएगा। तो ये 3 पेपर के बारे में, और ये 3 पेपर को बेसिकली मैं टेक केयर करूंगा आप लोगों के साथ इंटरमीडिएट में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है और मैं तो प्रॉपर इस मूड से आया था कि आपकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्लास अपन लेंगे 1.5 घंटे के 2 घंटे का, और मैं उसके बारे में आपको पूरे सिलेबस वगैरह के बारे में ओवरव्यू दूंगा। बट मुझे बाद में बताया गया कि ये 10 से 12 मिनट का एक, बस आप मेरे को जान जाओ, उसके लिए एक सेशन रखा गया है। तो ठीक है, मैं बहुत कम समय लेते हुए 10-15 मिनट में आपको बता देता हूं कि हमारे साथ आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है, और मैं छोटी मोटी बातें बताऊंगा और आप मेरे को जान जाओगे, मेरे बारे में आपको क्लिक हो जाएगा हल्का फुल्का आइडिया। देखो बेटा, क्योंकि लॉ का पेपर एक सबसे ज्यादा टेक्निकल पेपर माना जाता है फॉर योर इंटरमीडिएट प्रोसेस, तो मैं लॉ की पेपर से ही अपनी शुरुआत कर देता हूं। आप लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम देकर आए हुए हो, और सीए फाउंडेशन के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा ना बेटा कि सबसे ज्यादा आपको कोई पेपर तकलीफ अगर दिया होगा तो वो पेपर आपका लॉ का पेपर था। आप लोग सीए में देखोगे तो कोई भी पेपर, अकाउंट्स के पेपर में बच्चा बहुत कम फेल होता है, इकोनॉमिक्स में तो खैर फेल ही नहीं होता। फेल होने वाले पेपर 2 ही होते हैं, या तो मैथ्स होता है नहीं तो लॉ होता है। मैथ्स में फिर भी थोड़ी सी आपको कन्वीनियंसी मिल जाती है क्योंकि वहां पर एमसीक्यू होता है, तो अगर आपने टिक किया आंसर सही है तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। लॉ में आपको प्रॉब्लम यह होती है कि आपने सारे आंसर लिखे भी हैं, तब भी आप पास होंगे या नहीं होंगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लॉ का पेपर ना 3 कॉन्सेप्ट पे पढ़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, लॉ पेपर पढ़ने का ये थंब रूल होता है कि लॉ ना RRR सिस्टम पे काम करता है। सर व्हाट इज RRR? दैट इज रीड, रिटेन और रिप्रोड्यूस। क्या बोलिए? रीड, रिटेन और रिप्रोड्यूस। ये 3 कॉन्सेप्ट बाकी किसी भी पेपर में नहीं लगता है, कोई भी पेपर आप देख लीजिए, लेकिन लॉ का पेपर इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे चलता है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, वो अपने आप में एक टास्क है, उसके बाद आप उसको रिटेन करिए, ये दूसरा टास्क, और ये टास्क अभी खत्म नहीं हुआ, इसको रिप्रोड्यूस भी करना है एग्जाम में। और अगर इस तीनों स्टेज में कहीं भी आप फॉल कर जाते हो, कहीं भी फेल कर जाते हो, याद रखिएगा ये पेपर आपका निकलता नहीं है। अब सोचो कि जब फाउंडेशन के पेपर ने आपको इतना परेशान किया था, तो इंटरमीडिएट का पेपर तो बेटा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेक्निकल पेपर होगा, क्योंकि लेवल ज्यादा है। आप लोग सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम देकर आए हो, इसका रिजल्ट निकलता है 35 से 40%, लेकिन जिस इंटरमीडिएट के एग्जाम में आप बैठे हो, इसका रिजल्ट आएगा बेटा 10 से 20%। तो 50% बच्चा जो फाउंडेशन में पास होता है वो इंटरमीडिएट में आके फेल हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेसिकली सिलेबस के कंटेंट से होता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि सर ये लॉ का पेपर जो है, ये लॉ के पेपर को हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी डील करने के लिए? तो देखो बेटा, आई पर्सनली डू बिलीव कि लॉ का पेपर जो होता है ना, वो लॉ के पेपर का, वैसे यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को पर्सनल रेफरेंस मटेरियल दूंगा। मैं आप लोगों को प्रॉपर यहां पे कॉर्पोरेट लॉ की एक बुक दूंगा, जो कॉर्पोरेट लॉ की बुक का ऑथर खुद मैं हूं, वो बुक आपको इश्यू कराया जाएगा। वो जो बुक होगा, वो बुक 3 चीजों का कॉम्पोजिशन होगा। उस बुक में सबसे पहले बेयर एक्ट, क्या आप लोगों ने नाम सुना है इसके पहले? बेयर एक्ट, बेयर एक्ट सुना है कभी? नहीं सुना? तो ध्यान रखना बेटा, लॉ पढ़ने का जो मेन सोर्स होता है ना, वो होता है बेयर एक्ट। हमारे देश में कोई भी कानून बनाने का काम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की होती है, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कानून बनाता है ना, तो जिस पेपर पे वो कानून बना के मार्केट में पब्लिश करता है, उसको बेयर एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और हमारे देश में किसी भी कानून का सोर्स बेसिकली वही बेयर एक्ट होता है। तो इस कॉर्पोरेट लॉ की जो मैं बुक दूंगा, ये बेयर एक्ट होगा इसमें सबसे पहले। उसके बाद बेटा इसमें स्कैनर के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, और प्लस आपने सुना होगा कि आरटीपी और एमटीपी भी इश्यू किया जाता है आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा। आरटीपी एमटीपी दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर, और ये पेपर सॉल्व करना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये सारे कंपोजिशन इस बुक्स में दे दिया जाएगा। देखिए, लॉ के पेपर को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका यह होता है कि सिंपल आप नोट्स खोलो और उस नोट्स को रीड करना शुरू कर दो। आई पर्सनली डू बिलीव कि लॉ पढ़ने का यह सबसे घटिया तरीका होता है। लॉ पढ़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए मतलब आप उसको पढ़िए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए मतलब आप उसको रिप्रोड्यूस करते हुए, नोट्स बनाते हुए लॉ को पढ़िए। नोट्स बनाना लॉ को पास करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लॉ की अंडरस्टैंडिंग केवल थ्योरेटिकल नहीं, लॉ की अंडरस्टैंडिंग बेटा प्रैक्टिकल। और अगर मैं वर्ड बोलूं प्रैक्टिकल, तो मैं आपको कुछ प्रूव करना चाहता हूं कि वाई आई सेम द प्रैक्टिकल, कि सर लॉ जो थियरी होता है वही तो प्रैक्टिकल होता है। याद रखना बेटा, लॉ को थियरी पेपर वो कहता है जिसको लॉ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। मेरा मानना है कि लॉ जितना प्रैक्टिकल तो कोई पेपर ही नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल प्रूव कर रहा हूं।
आप लोग बेटा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अकाउंट्स को आप लोग प्रैक्टिकल बोलते हो और लॉ को आप लोग थ्योरेटिकल बोलते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लॉ वैसा पढ़ाया ही नहीं गया। मैं अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तब मानू ना जब आप रिलायंस इंडस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, पीएनएल अकाउंट को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके बैलेंस शीट मैच करके दिखा दीजिए, तब मैं मानूं कि आप अकाउंट्स प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो। कम ऑन, यस और नो? लेकिन अगर आपको लॉ को प्रैक्टिकल समझना है तो आप एक रेड लाइट को जंप करिए, आपको पता चल जाएगा कि लॉ प्रैक्टिकली क्या होता है। किसी का मर्डर करिए, रेप करिए, डकैती करिए, पता चल जाएगा लॉ क्या होता है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आप लोगों ने कैलकुलेशन पेपर को प्रैक्टिकल पेपर मान लिया है। लॉ इज प्योरली अ प्रैक्टिकल पेपर। और आप लोग फाउंडेशन पढ़ के आए हो, लॉ में पढ़ के आए हो ना? तो पढ़ के आए हो बेटा, तो आपके सिलेबस में रहते हुए मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और ये क्वेश्चन आई एम नॉट आस्किंग फॉर द इवैल्यूएशन, आई एम आस्किंग फॉर जस्ट टू टेक अ नॉलेज कि हां लॉ की एजुकेशन इंटरमीडिएट में कैसी होनी चाहिए। ये इवैल्यूएशन करने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। याद करो बेटा, आप लोग फाउंडेशन में कंपनी लॉ पढ़े होंगे, यस और नो? और जो कंपनी लॉ आप लोगों ने वहां पे 5% पढ़ा था, वही कंपनी लॉ आज मैं आप लोगों को 110% पढ़ाने के लिए आया हूं। 110%। तो इसी कंपनी लॉ के सिलेबस में रहते हुए मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पुट करूंगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि लॉ का एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए। कंपनी लॉ में आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा होगा, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो बेटा मैं याद दिला देता हूं। ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आप लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 7 में पढ़ा होगा। याद करो बेटा, सेक्शन नंबर 3 में आपको बताया गया होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 लोग रखिए, पब्लिक बनाना है तो 7 लोग रखिए, ओपीसी बनाना है तो 1 लोगों को रखिए। सेक्शन नंबर 3 कहता था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और सेक्शन नंबर 7 में आपको बताया गया होगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बताया गया होगा ना? आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बोलिए कि आप लोगों ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन नंबर 7 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। लेकिन आपके घर में कोई बोले आपके पापा की बेटा एक कंपनी बनानी है, मौसी कह रही थी मौसा जी नया कंपनी खोलना चाहते हैं, क्या कहते हो, ये कंपनी बना दोगे आप? नहीं बन पाएगा आपसे कंपनी। तो फिर इस पढ़ने का फायदा ही क्या कि आप अपने रिलेटिव का एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके नहीं दे सकते। और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि आपके सिलेबस में था। सेक्शन नंबर 7 आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की प्रोसेस आपको पढ़नी थी। इवन बेटा मैं आपसे अगर कुछ और भी बातें करूं तो आपको बताया गया होगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करने के लिए सबसे पहले आपको रन फैसिलिटी में नाम रिजर्व करना पड़ता है। एक फॉर्म हुआ करता है रन, बताया गया था ये? कुछ भी नहीं। इनकॉर्पोरेशन करने का फॉर्म नंबर, कौन से फॉर्म में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है? कुछ भी ऐसा आइडिया? कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था। तो फिर बेटा ये एग्जांपल यहां पर फेल कर गया। याद रखना बेटा, ये सब आपके फाउंडेशन के सिलेबस का पार्ट है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में कितने फॉर्म यूज होते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कैसा होता है, बहुत सारे सिचुएशंस है। स्टैंप ड्यूटी पे करना, ये एक स्टैंप ड्यूटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जिसको ओवरलुक कर दिया जाता है। बोल दिया जाता है बच्चों से कि बेटा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको स्टैंप ड्यूटी देना होगा। अरे कितना देना होगा, कहां देना होगा, कैसे देना होगा, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है। हमारे पूरे भारत में स्टैंप ड्यूटी पे किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन एक जगह सिक्किम, ये इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर आज भी स्टैंप ड्यूटी पे होता है फिजिकली। अब आप ये पूछ लीजिएगा किसी और बच्चे से जो कहीं और भी क्लास लेते हो, ये बात नहीं बता पाएंगे वो आपको। ट्राई करिएगा पूछ के। दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इसे कहा जाता है लॉ पढ़ना। आप लोग बुक उठा के देखिएगा, वहां पर बोला गया है कि कंपनी का नाम रिजर्व करना हो तो रन फैसिलिटी यूज किया जाएगा, जबकि प्रैक्टिकली रन फैसिलिटी यूज ही नहीं किया जाता कंपनी के नाम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, नाम रिजर्व करने के लिए। सर क्या यूज किया जाता है? एक फॉर्म होता है उसका स्पाइस प्लस का पार्ट ए, यह फॉर्म यूज किया जाता है नाम को रिजर्व करने के लिए। लेकिन आज भी 90% लोग बताते हैं, और आपके इवन बुक में भी लिखा गया है कि कंपनी नाम रिजर्व करना चाहती है तो रन फैसिलिटी यूज करे। दिस इज टोटली प्योरली अ गलत कॉन्सेप्ट। और इसके साथ आप इंटरमीडिएट के लॉ को प्रिपेयर नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट के लॉ का प्रिपरेशन जो होगा, याद रखिएगा बेटा, वो विद डिटेल एनालिसिस, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट्स आपको बाकी सारे पेपर को एग्जम्प्ट करवाने में हेल्प करता है, बाकी सारे पेपर को एग्जम्प्ट करवाने में हेल्प करता है। और ये लॉ का पेपर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा था, इंटरमीडिएट में भी आप पढ़ोगे, फाइनल में भी आप पढ़ोगे।
इवन जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, जॉब करोगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जीवन की आखिरी स्टेज पे भी जाता है, और जब वो एक रोटी खाता है ना, तो उस रोटी का पहला हिस्सा अकाउंट्स और कॉस्ट का होता है, और उसका दूसरा हिस्सा लॉ का होता है। नहीं तो आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, EISSM, ये सारे बेटा वन टाइम पेपर होते हैं, वन टाइम पेपर, जो आपको आगे रेफरेंस के लिए बहुत कम आते हैं। हालांकि और भी पेपर होता है जैसे ऑडिटिंग, ये भी आपको पढ़ना है। तो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर बेटा एक इतना सॉलिड पेपर है आप लोगों के इंटरमीडिएट में, जो पेपर आपको बहुत कुछ सिखाएगा, कंपनी बनाने से लेकर कंपनी को खराब करने तक, कंपनी के शेयर कैपिटल से लेकर कंपनी के डिपॉजिट तक, चार्ज से लेकर कंपनी के जनरल मीटिंग करने तक, डिविडेंड से लेकर ऑडिटिंग तक, बुक्स ऑफ अकाउंट से लेकर प्रोस्पेक्टस तक। हम लोग लाइव क्लास में सीखेंगे कि कंपनी पब्लिक इश्यू कैसे करती है। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा था ना लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन। मेरा उसको लेकर भी एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि बेटा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और इस एक्स लिमिटेड ने अपना नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्ट करवाया है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और ये लिस्ट कहां करवाया है? तो ये लिस्ट करवाया है बेटा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। सवाल है कि सर क्या एक्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है या नहीं है? यह भी आपका फाउंडेशन का टॉपिक है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि यहां पर बहुत कम ऐसे बच्चे हैं बेटा जो यह भी बता पाएंगे कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में फर्क होता है। हमारे देश में केवल दो तरीके के नेशनल स्टॉक मींस नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE जिसको आप लोग निफ्टी कहते हो, BSE जिसको आप सेंसेक्स कहते हो। और कोई भी कंपनी लिस्टेड की डेफिनेशन में तभी आती है जब उसने अपना सिक्योरिटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाया हो। और अगर आपने अपनी सिक्योरिटी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाई है तो आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आते हो। और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल भी है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, दूर नहीं जाना, यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ठीक 2 किलोमीटर के अंदर में एक आसफ अली रोड है, और वहीं पे बेटा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन उस पर अगर सिक्योरिटी लिस्ट कराओगे तो आप लिस्टिंग की डेफिनेशन में नहीं आओगे। तो लॉ का कॉन्सेप्ट जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसको सीखेंगे भी, क्योंकि लॉ को पढ़ना और लॉ को सीखना ये दोनों अलग अलग चीज होती है। क्योंकि बेटा ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसके अलावा आपका ऑडिट का पोर्शन, ऑडिट को लेकर क्या ही कहना, आप लोगों ने सुना ही होगा बेटा कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है वो आता है ऑडिट, कि वो एक ऑडिटर है। और उसके बाद तीसरा जो पोर्शन है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस को बनाने से लेकर बिजनेस को खराब होने तक। आपने नाम सुना होगा विजय माल्या। क्या विजय माल्या की रेपुटेशन आज से 2 साल 3 साल पहले वैसी ही थी क्या बेटा जैसे आज है? कभी भी नहीं। विजय माल्या का एक अयासी लाइफ था, उसका बेटा सिद्धार्थ माल्या, सुना है आपने नाम? दीपिका पादुकोण का बॉयफ्रेंड था वो। और अर्श से लेकर फर्श तक की कहानी, इसके पीछे किंगफिशर का एक ही कारण था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेलियर होना। एक समय हुआ करता था जब किंगफिशर एयरलाइंस को, एक समय हुआ करता था जब किंगफिशर एयरलाइंस को आकाश की परी कहा जाता था, और जितने भी बिजनेस क्लास के लोग थे वो केवल और केवल किंगफिशर के फ्लाइट से जाया करते थे। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया कि किंगफिशर के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या प्रोडक्ट या कंपनी का नाम लेने से कोई डर रहा है। उसके पीछे कारण है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल होना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेलियर। किसी बिजनेस को अर्श पे कैसे पहुंचाया जाता है और किसी बिजनेस को फर्श पे कैसे पहुंचाया जाता है, यह हम लोग सीखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसी का नाम है। वो पेपर आपको सिखाएगा कि बिजनेस को टॉप लेवल और टॉप लो लेवल कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्शन को कैसे आगे किया जाता है, कंपनी को कैसे आगे किया जाता है, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट स्टाइल कैसे होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। यही बेटा तीनों पेपर है। मेरा मानना है कि मैं अगर अभी सारी बातें बताऊं तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो जाएगा, तो मैं तीनों पेपर को जब मैं शुरू करूंगा ऑफिशियली मंडे से, जब मैं शुरू करूंगा तो सारे पेपर का पहले मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन लूंगा। जब मैं कंपनी लॉ शुरू करूंगा तो लगभग बेटा 2 घंटे का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें मैं आप लोगों को कंपनी लॉ पढ़ने के लिए तैयार करूंगा। कंपनी लॉ ऐसे ही नहीं शुरू कर दिया जाता है। मैं अगर बोल दूं रीजनल डायरेक्टर ROC में क्या डिफरेंस है, नहीं बता पाओगे आप, लेकिन यह जानना जरूरी है, क्योंकि कंपनी लॉ शुरू कैसे कर सकते हो जब तक आपको यह बेसिक टर्मिनोलॉजी का आइडिया नहीं है। क्या फर्क होता है शेड्यूल सेक्शन में, क्या फर्क होता है सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा, सब पैरा, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, प्रोवाइजो ऑल्सो डैट, प्रोवाइजो फर्दर डैट, ये नाम है बेटा लॉ में जो यूज किया जाता है।
ये बेसिक क्लास होगी। हर चैप्टर को शुरू करने से पहले, हर पेपर को शुरू करने से पहले बेटा कुछ ना कुछ बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास होगी, उसके बाद ही हम क्लास को शुरू करेंगे। आई थिंक सो आपको क्लास शुरू करने का टाइम दिया गया है क्या? मंडे को ना? यस, तो मंडे से अपन इस कहानी को हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट में सर आप हो कौन? तो बेटा मैं कौन हूं ये मैं क्लास शुरू करने से पहले बता दूंगा। हल्का फुल्का नाम, मेरा नाम प्रकाश पांडे है, यंग एंड इनोसेंट बंदा। उससे भी ज्यादा खास बात कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, हालांकि ये ज्यादा खास बात नहीं है, आप मुझे प्यार से पीपी भी कह सकते हो, क्योंकि आप लोग एक पढ़े लिखे बच्चे हो, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेरा भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो बेटा मैंने भी छोटे मोटे पढ़ाई पढ़ रखी है। मैं बाय क्वालिफिकेशन एमकॉम, कंपनी सेक्रेटरी, एलएलबी, एलएलएम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हूं। हमारे देश में कानून की बेटा ये आखिरी पढ़ाई होती है, एलएलएम। इसके बाद केवल एक कोर्स होता है पीएचडी, दैट इज नॉट अ कोर्स, दैट इज अ रिसर्च कोर्स। इसके अलावा सर के साथ 4-4.5 साल हो गए होंगे। सर तो काफी मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बेटा, जितनी मेरी उम्र हुई होगी उतने से ज्यादा सर पढ़ा रहे हैं। तो बट पिछले 4-4.5 साल से मैं सर के साथ ही पढ़ा रहा हूं। टीचिंग एक्सपीरियंस जो मेरी है वो मैंने पहली बार अपनी टीचिंग जर्नी शुरू की थी 2015 में, जब मैं खुद सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 2 में था, और वहां से ये सफर शुरू हुआ है। ऑफिशियली मैंने सीएस क्वालिफाई किया था 2018 के दिसंबर अटेम्प्ट में, मतलब 2019 मानिए, क्योंकि फरवरी में रिजल्ट आता है। तो दिस इज माई सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। बाकी अपन मिलेंगे क्लास में तो नया खेला शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? नया खेला। आपके तरफ से बेटा कोई भी अगर सवाल हो मेरे को लेकर या सिलेबस को लेकर, या कुछ भी ऐसा सवाल जो अभी तक आपके मन में रह गया हो, एनीथिंग, तो आप एक एक करके पूछिए, नहीं तो मैं कंक्लूड करूंगा अपने तरफ से। कुछ भी सवाल, आपके सिलेबस, गाइडेंस, कोई ऐसा सवाल जो मन में रह गया हो, एनीथिंग एनीथिंग। हाँ जी बेटा, कंपनी लॉ का एक सवाल है बच्चे का कि सर क्या कंपनी लॉ पूरा पढ़ना है? तो देखो बेटा, कंपनी लॉ में टोटल 470 सेक्शन है, आपको पता होगा, पता है बेटा? 470 सेक्शन में से ओल्ड सिलेबस की अगर बात करूं तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तुम्हारे सिलेबस में था, 148। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो न्यू सिलेबस ड्राफ्ट किया है ना, इसमें बेटा आपके अदर लॉ को डिलीट कर दिया है, और पूरी उन्होंने तो यह बोला है कि अदर लॉ डिलीट करके हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 को 100 मार्क्स का बना रहे हैं। लेकिन मैं 100% इस बात को बिलीव करता हूं कि बेटा 100 मार्क्स में पूरे 470 सेक्शन नहीं आ सकते। हमारे देश में सबसे ज्यादा डिटेल कंपनी लॉ सीएस को पढ़ाया जाता है, और सीएस अपनी जर्नी में, सीएस अपनी लाइफ में 300 नंबर का कंपनी लॉ पढ़ता है, तब भी वो पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ता। तो वैसे तो पता चलेगा एग्जैक्ट जब मॉड्यूल ड्राफ्टिंग होगी, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि कंपनी लॉ कम से कम आपके सिलेबस में सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 205 तक तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि 148 तक तो नॉर्मल था, और उसके बाद वो सिलेबस को इंक्रीज करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सेक्शन नंबर 149 से शुरू होता है, 205 पे जाके खत्म हो जाता है। तो वो पोर्शन तो डालेंगे ही डालेंगे ये सिलेबस में, 100% ये तय है। अब वो 205 से कितना आगे बढ़ते हैं ये तो तब पता चलेगा बेटा जब इंस्टीट्यूट आपका सिलेबस ड्राफ्ट करेगा, तो वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन हां, ये जो भी लॉ का पेपर आ रहा है ना, वैसे क्लास जब लेंगे अपन तो देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, हर छोटी मोटी सीखेंगे। आपने सुना होगा कि अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है, तेरे मेरे बीच में जानम बहुत बात बाकी है। तो ये तो सॉर्ट ऑफ इंट्रो था। एनीवे, और भी कोई सवाल आपके मन में जो आ रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम योर रिजल्ट, फ्रॉम योर प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट जो फाउंडेशन का आने वाला है, फॉर द इंटरमीडिएट, एनीथिंग, जो भी सवाल अभी तक आपके मन में रह गए हो पूछ सकते हो, कुछ भी। आर यू श्योर? बेटा कंपलसरी है, याद रखना बेटा, फाउंडेशन में भी ये कंपलसरी था। अगर किसी ने आपको बोला हो कि फाउंडेशन में सेक्शन याद नहीं करना, तो बेटा उन्होंने गलत बोला था। ये इंटरमीडिएट में भी जरूरी है, और चिंता मत करिएगा। मेरा मानना है कि लॉ पढ़ते टाइम अगर एक टीचर ने क्लास में चैप्टर शुरू होने से पहले सेक्शन ना याद करा दिया तो फिर वो टीचर किस बात का। तो आप देखोगे कि जब भी मैं कोई कंपनी लॉ का चैप्टर शुरू करूंगा ना, तो उसका सबसे पहला मेरा स्टार्टिंग ही होता है सेक्शन रिवीजन। कोई भी चैप्टर में शुरू करूंगा, शुरुआत ही यहीं से करूंगा, सेक्शन रिवीजन। तो सेक्शन याद करना बेटा जरूरी है। लॉ में अगर आपने सेक्शन और उसके प्रोविजन को याद नहीं किया तो फिर लॉ में है ही क्या? यही तो है लॉ में। और भी कोई सवाल? आर यू श्योर? शुड आई कंक्लूडेड? तो सर
तो फिर ठीक है, अपन मिलते हैं बेटा मंडे से। वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर यू ऑल। आप लोग आइए और इस नई जर्नी को अपन करते हैं शुरू। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो दोस्तों आपने सर से मिल ही लिए, बाकी तो मुझे काफ़ी बच्चे जानते हैं, सर को ही जानते थे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सच में लगेगा कि लॉ सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं क्या तारीफ करूं। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। कभी भी किसी को कहते हैं ना कि बुक का कवर देख के उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि बुक कैसी है, ठीक है। जजमेंट नहीं होता, जजमेंट होता पढ़ने के बाद। तो आपका जो असली जजमेंट होगा वो हमारे पढ़ाने के बाद होगा। और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो पढ़ाया है ना आज तक लाइफ में, इंटर और फाइनल को पढ़ाया हम लोगों ने मिलके, सबसे ज़्यादा लाइफ। 15 साल से मैं इंटर पढ़ा रहा हूँ, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते इंटर को, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब से बना था उसके बाद से पढ़ाने लग गया था, ठीक है। 2007 में पास आउट हो गया था, तब से बना हुआ है। आज कितने साल तो मुझे पास आउट हुए हो गए, सब पढ़ा रहा था। उससे पहले भी जब पढ़ रहे थे तब भी प्रैक्टिस तब भी पढ़ाते थे ना। जोश तो होते हैं, कीड़ा तो होते हैं पढ़ाने टीचर को, ठीक है। तो हमारी बुक्स आपको मिलेंगी, हमारी खुद की लिखी हुई बुक्स है, सर ने बताया कि अपनी बुक्स मिलेगी हमारी। उसको आप अगर पढ़ोगे ना, अगर बाय द वे कोई बंदा कहता है यार मैं सर से कोचिंग नहीं ले पाया या कोई प्रॉब्लम्स होगी, तो अगर फाइनेंशियली वो वीक हो बाय द वे, तो मैं सेल्फ स्टडी बुक करेगा तो भी उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बुक्स डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको मंडे से पूरे जोश के साथ स्केल, कैलकुलेटर इज कंपलसरी और पेन, ठीक है। और पेन ब्लैक पेन यूज़ करना आप लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा, थैंक यू, बाय बाय।